नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारा आज का मुद्दा है नक्सल पर सियासत लाभ। करीब 5 दशकों तक बस्तर और आसपास के इलाकों ने नक्सलवाद की भयावह कीमत चुकाई। अब जब यह दावा किया जा रहा है कि प्रदेश नक्सल मुक्ति की ओर बढ़ चुका है, तो यह एक ऐतिहासिक क्षण होना चाहिए था। जश्न का, आत्ममंथन का और भविष्य की दिशा तय करने का। लेकिन अफसोस, यह उपलब्धि भी सियासी श्रेय की लड़ाई में उलझ गई है। अमित शाह इसे केंद्र और वर्तमान सरकार की रणनीति का परिणाम बताते हैं, तो भूपेश बघेल खुली बहस की चुनौती दे देते हैं। रमन सिंह कहते हैं कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि कांग्रेस का दावा है कि हर सरकार ने अपनी भूमिका निभाई। सवाल यह है, क्या नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या भी अब किसने क्या किया कि प्रतियोगिता बनकर रह जाएगी? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। करीब 5 दशकों तक नक्सलवाद की मार झेलता रहा छत्तीसगढ़। बस्तर के जंगल, गांव और आदिवासी इलाकों में हिंसा की लंबी कहानी लिखी गई। अब हालात बदलने का दावा किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई, नए कैंप और लगातार अभियान के चलते नक्सलियों की पकड़ कमजोर हुई। सरकार का कहना है कि समन्वित रणनीति और मजबूत इच्छा शक्ति से प्रदेश नक्सल मुक्ति की ओर बढ़ा। लेकिन इस उपलब्धि पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। लोकसभा में अमित शाह ने इस सफलता का श्रेय केंद्र और राज्य सरकार को दिया, साथ ही भूपेश बघेल पर निशाना भी साधा। इसके जवाब में भूपेश बघेल ने खुली बहस की चुनौती दे डाली। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली सरकार सिर्फ आरोप लगाती रही, नक्सलवाद का खात्मा वर्तमान सरकार में संभव हुआ। सियासी तकरार यहीं नहीं रुकी। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने भूपेश बघेल की चुनौती स्वीकार कर ली। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। अरे आप जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए हैं, जिन्हें देश की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सदन में उपस्थित रहना चाहिए, जिसके ऊपर वहां चर्चा हो रही थी, और आपका लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी पलायन कर गए, भाग गए। मैं आपसे जहां कहें डिबेट करने के लिए, जिस मैदान में कहें, जिस चैनल में कहें, सार्वजनिक सभा में कहें, मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार। इस पूरे मसले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सभी सरकारों ने काम किया है। गृह मंत्री ने स्वयं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार के कामों को लेकर सराहा भी है। लेकिन आज नक्सलवाद अगर समाप्त होता है, सब हमको खुशी है इससे। लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी इस तरह से राजनीतिक आरोप लगाना और गृह मंत्री का आरोप लगाना, मैं समझता हूँ बेबुनियाद है। माननीय अमित शाह जी को ये याद दिलाएं कि हमारे फ्रंटलाइन नेता मारे गए थे। झीरम घाटी के नरसंहार में हमारे नेताओं की शहादत हुई थी। वो बताएं भाजपा की किन नेताओं की शहादत हुई छत्तीसगढ़ में। मैं कभी ये बात नहीं कहना चाहता दलगत तौर पे, क्योंकि ये कहने की ही नहीं है। इस सियासी तीरंदाजी के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सुरक्षा बलों और सरकार के प्रयासों की सराहना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे समय कंफ्यूजन फैलाना ठीक नहीं। जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के और विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा बाधक था, जहां के भोले भाले गरीब लोग, जनजातीय समाज के लोग 4 दशक से भी ज़्यादा समय तक विकास से अछूता थे। आज नक्सलवाद समाप्त हुआ है और उधर विकास पहुंचेगा, तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। बल्कि ऐसे समय में भी गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, सर्वथा अनुचित है। एक और नक्सल मुक्ति की नई उम्मीद, तो दूसरी ओर श्रेय की सियासत। उम्मीद थी कि अब बस्तर के विकास, आदिवासियों के भविष्य और नई योजनाओं पर चर्चा होगी। लेकिन सियासत किसने क्या किया की बहस में उलझ गई है। अब देखना होगा कि नक्सल मुक्ति की इस बड़ी उपलब्धि पर श्रेय की लड़ाई कहां पर जाकर थमेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।
अगर ये सफलता है तो इसका असली श्रेय किसे मिलना चाहिए? राजनीतिक दलों को या उन जवानों को जिन्होंने जंगलों में अपनी जान जोखिम में डाली? क्या आदिवासी समाज जिसने दशकों तक हिंसा झेली इस बहस में कहीं दिख भी रहा है आपको? कांग्रेस के 5 साल कांग्रेस के पास भी थे, लेकिन क्या उन्होंने नक्सलवाद को लेकर कोई ठोस पहल की? दूसरी तरफ भाजपा से भी उतना ही सीधा सवाल है कि क्या वाकई समस्या पूरी तरह खत्म हो गई है या सिर्फ आंकड़ों और बयानों की सफलता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही कि जिस मुद्दे पर विकास, पुनर्वास और विश्वास बहाली की बात होनी चाहिए थी, वहां बयानबाजी की गूंज ज्यादा तेज है। क्या बस्तर अब भी सिर्फ सियासी विमर्श का मंच बना रहेगा? नक्सल मुक्ति का दावा जितना बड़ा है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब असली परीक्षा यह नहीं कि श्रेय कौन लेता, बल्कि यह है कि क्या सरकारें शांति को स्थायी बना पाएंगी, क्योंकि इतिहास गवाह है जंगल सिर्फ गोलियों से नहीं भरोसे से शांत होते हैं। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल इसके कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या नक्सलवाद से मुक्ति अब सिर्फ श्रेय की राजनीति में सिमट कर रह जाएगी? दूसरा सवाल, क्या सियासी दल आदिवासियों और बस्तर के विकास पर एकजुट हो पाएंगे? तीसरा सवाल, क्या श्रेय की जंग से नक्सल प्रभावित इलाकों में अस्थिरता का खतरा बढ़ेगा? मेहमानों से मिलवाना चाहूंगा। डॉक्टर अजय साहू जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं। सुनील चौधरी साहब हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं। के शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चौधरी साहब के पास चलता हूं। चौधरी साहब, नक्सलवाद का खात्मा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह के बयान नक्सलवाद के मुद्दे पर चल रहे हैं वो उचित है? बस्तर को नक्सल मुक्त करना जितनी बड़ी उपलब्धि है, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी अब उसे संवारने की भी है। चौधरी साहब जी, राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे उन वीर जवानों की जिनकी शहादत हुई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं बस्तर में, और 5000 से ज़्यादा मृत्यु वहां पर हुई है। और उसके बाद ये आज हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है और सशस्त्र नक्सलवाद तो लगभग समाप्त ही है। देखिए, बहुत बड़ा विषय था, बड़ा गंभीर विषय था छत्तीसगढ़ के लिए। ये एक ऐसा नासूर बन गया था, देश में तो था ही, लेकिन 70 से 75% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में था। नक्सलवाद मतलब माओवाद, माओ की सोच की, लोकतंत्र को हटाओ और बंदूक के दम पर शासन करो, ऐसी विचारधारा को लेकर के ये लोग काम कर रहे थे। आज जब नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की बात आई तो निश्चित रूप से माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया और तय तिथि घोषित की कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। सशस्त्र नक्सली जो है पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देंगे या उनका पुनर्वास कर दिया जाएगा। और आज 1 तारीख है। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और सहित देश के जो 12 राज्य थे जहां पर नक्सल पीड़ित हम माने जाते थे, वहां पर से लगभग नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। और श्रेय किसका? श्रेय तो उनका है जिन्होंने शहादत दी, श्रेय तो उनका है जिन्होंने मेहनत की, श्रेय तो उनका है जिन्होंने संकल्प लिया, इच्छा शक्ति दिखाई, श्रेय तो उनका है जिनकी भुजाओं के दम पर नक्सलवाद को समाप्त किया गया। ऐसे वीर सपूतों का भारत मां के वीर लाल जो हैं, जो छत्तीसगढ़ के भी हैं, जो हमारे देश के हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार की फोर्स हो जो वहां पर है, ये सारे लोगों ने पूरी मेहनत करके आतंक को समाप्त करने का काम किया। और भविष्य का बस्तर क्या होगा? तो भविष्य के बस्तर का भी रोड मैप तैयार है। अब बस्तर जो है विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ेगा, बंदूक के साए में नहीं। लोकतंत्र वहां पर प्रतिस्थापित होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो जो सुविधाएं सरकार की वहां मिलनी चाहिए थी, जो पिछले 60-70 सालों में सरकार नाम की चीज बस्तर में नहीं पहुंच पाई, आज सरकार उस हर जगह पर है जहां कभी नक्सल आतंक हुआ करता था। सरकार वहां पहुंची है, सरकार की योजनाएं पहुंची है और सरकार की योजनाओं को लेकर के विश्वास उत्पन्न हुआ है। बस्तर के जो आम जनजातीय समाज है, बस्तर के जो रहवासी हैं, उनको सरकार के ऊपर विश्वास उत्पन्न हुआ है और इसलिए नक्सलवाद जो है वो समाप्त हुआ है। साहू जी, पिछले 2 दिनों से भूपेश बघेल वर्सेस अमित शाह, यही चर्चा सब तरफ हो रही है। उन्होंने चुनौती भी दी है। मुझे एक बात बताइए, भूपेश बघेल जो खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं, क्या उनके पास कोई ठोस डेटा और उपलब्धियां या सिर्फ जवाबी राजनीति है कि लोकसभा से अमित शाह ने आरोप लगाया तो भूपेश बघेल का जवाब आ गया? साहू जी देखिए आदित्य जी, इस देश के लोकतंत्र पे जिसे भरोसा होगा, इस देश के संविधान पे जिसे भरोसा होगा, मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति सदन के अंदर खड़े होकर के झूठ बोल सकता है। अमित शाह जी का सदन के अंदर खड़े होकर के ये कहना
कि भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार नक्सलवाद के लिए केंद्र सरकार को सहयोग नहीं कर रही थी, ये सरासर गलत बात है, झूठ है। अमित शाह जी को लज्जा आनी चाहिए कि लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में खड़े होकर के वो झूठ कैसे बोल सकते हैं। लेकिन बात ये उठती है कि भूपेश बघेल जी के 2018 से 2023 के कार्यकाल पर बात करने से पहले हम ये सोचे कि जो नक्सलवाद 2003 में केवल 3 ब्लॉक में था, डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 वर्षों की सरकार में वो नक्सलवाद 18 जिलों तक कैसे पहुंच गया। केपीएस गिल जिन्होंने पंजाब से आतंकवाद को समाप्त किया, उनको यहां पर लेके आया जाता है कि हम नक्सलवाद समाप्त करेंगे, लेकिन उनकी सेवाएं जब समाप्त होती है तो वो कहते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि तनख्वाह लो और मौज करो, नक्सलवाद के बारे में सोचना बंद कर दो। तो ये क्या था? और आज 2018 के बाद जो परिस्थितियां बदली, हमारी सरकार जब आई, हमने विकास, विश्वास और सुरक्षा को मूल मंत्र बना करके काम किया। वहां के जो बस्तर के आदिवासी जो भाई थे, उन्हें राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम किया। तो ये जो इसका जो रिजल्ट आया वो ये आया कि वहां पर जो ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए नक्सलियों को लोग मिलना बंद हो गए थे। हमने 600 गांव को, हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में 600 गांवों को नक्सल मुक्त कराने का काम किया। और डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में तो केवल भार मार बंदूकें जब्त होती थी, हमने तो AK-47 हैंड ग्रेनेड जैसी जो आधुनिक हथियार है उसको जब्त करने का काम किया। नक्सलियों को पीछे ढकेला हमने, और यही कारण है कि उस समय जो मुहिम शुरू हुई तो वो मुहिम आज यहां तक पहुंच गई है। आप श्रेय लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रेय लेने के लिए आप भूपेश बघेल जी की सरकार की पीठ पर चढ़कर श्रेय लेंगे तो इसका तो हम विरोध करेंगे, और लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलेंगे तो इसका भी हम विरोध करेंगे। शर्मा साहब, क्या छत्तीसगढ़ से सिर्फ नक्सलवाद खत्म हुआ है या फिर देश से नक्सलवाद मिट गया? क्योंकि नक्सल मुक्ति का जितना शोर छत्तीसगढ़ में सुनाई पड़ रहा है, उतनी हलचल न तो झारखंड में है, न उड़ीसा में है, न तेलंगाना में। कहा जा रहा है वहां कई नक्सली अभी भी जिंदा है जिन्होंने हथियार अभी तक नहीं छोड़े। शर्मा साहब, देखिए, इस मामले में सरकार लोकतंत्र में लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री जो बात कर रहे हैं उस पर तो विश्वास करना ही होगा। उसमें उन्होंने जो बातें कही, किन किन राज्यों में 2024 के पहले क्या स्थिति थी, लेकिन आप कहेंगे कि उसमें तर्क देंगे कि महाराष्ट्र में भी आत्मसमर्पण अभी हुआ है। तो ये जो अन्य राज्यों में स्थिति कमोबेश कम हो गया था, कहा जा रहा है किसी एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एक ब्लॉक में हो रहा है, कहीं 2 जगह के एक जिले की बात आती है। तो ये अलग अलग राज्यों का, छत्तीसगढ़ में जो राजनीति चल रही है जिस पर आज बहस हो रहा है, उसका कारण ये है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में क्या हुआ, इसको लेकर बात आ रही है। दोनों के समय गिल की यदि बात आ रही है तो गिल ने यह भी कहा कि उस समय इच्छा शक्ति और मानसिकता की भी बात कही है, पुलिस वाले डरते थे, ये भी बात उन्होंने कही है। तो उस समय फिर रमन सिंह का पत्र आता है। ये सब बड़े लोग हैं जिनकी बातों को समझने की आवश्यकता है। रमन सिंह कहते हैं केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, राज्यों की समस्या मानी जाती थी। अब जो आती है कि श्रेय तो वर्तमान को जाता है, किसी भी काम में यदि सफलता मिलती है उसके पीछे जड़ में निश्चित रूप से सभी ने अपने स्तर पर कहीं न कहीं काम किया है। लेकिन श्रेय की बात तो आज की राजनीतिक इच्छा शक्ति, डेडलाइन तय करना, और आज की मुख्यमंत्री की भी बात कहे राज्य में तो उनको श्रेय जाएगा, विजय शर्मा को श्रेय जाएगा, क्योंकि आपके कार्यकाल में समाप्त हुआ है। पहले की बात करेंगे तो झीरम कांड की बात आती है, उस समय चिट्ठी की बात आती है। अब झीरम कांड में आपने NIA जांच कराया, घटना के 3 दिन बाद मनमोहन सिंह सरकार ने NIA जांच की घोषणा की। NIA के कार्यकाल बढ़ते बढ़ते जब उसमें आई तो रिपोर्ट में आप देखेंगे उसमें आता है कि ये नक्सलियों ने आतंक पैदा करने का, राजनीतिक बात नहीं, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र था, ये तब सभी प्रकार की बात आती रही। और उसमें आगे जाके आज की स्थिति में उस पर यदि देखेंगे तो प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट जो सरकार के पास है उसमें क्या है, क्या वो जनता तक पहुंचेगा, क्या उसको विधानसभा में रखेंगे, क्या क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस के शासन में जब ये रिपोर्ट आया, राजभवन से लेकर जब सरकार के पास पहुंची तो उसमें हाई कोर्ट जाने की बात आई, और फिर नए सिरे से नई समिति का गठन किया गया, उसका विस्तार किया गया कहा जा सकता है। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र को लेकर क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी? झीरम कांड कोई राजनीतिक षड्यंत्र था, या उनके जेब में कोई सबूत था, या अमित शाह के पास भूपेश बघेल के संबंधित यदि उनकी सरकार से संबंधित कोई जानकारी है, ये क्या उजागर होगा? या अमित शाह उस समय गृह मंत्री थे 5 साल जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे मुख्यमंत्री को रहने के लिए आपने क्यों 5 साल अवसर दिया, जिसके लगता है कि आपको नक्सलियों को किस तरह से सपोर्ट करे? तो अभी कहीं कुछ नहीं है, 1 लाइन का बात आया है। अब संतोष पांडे आ रहे हैं तो अमित शाह की जगह में संतोष पांडे सांसद है, राजनांदगांव की राजनीति शुरू हो जाती है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल पराजित हुए, संतोष पांडे जीते। अब ये किस स्तर की चर्चा होगी? लेकिन ये है कि जो रणनीति, शर्मा साहब मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत लंबा हो रहा जी 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 मैं लौटूंगा आपका जी।
चौधरी साहब, भूपेश बघेल बार बार चुनौती की बात कर रहे हैं, करवा दीजिए ना एक बार खुली डिबेट। देश के गृह मंत्री नहीं हो, चलो प्रदेश के गृह मंत्री से ही करवा दीजिए। फैक्ट तो पता चले भाई साहब कि ये जो अंदर खाते तुम्हारा मेरा मेरा तुम्हारा चल रहा है, वो तो उजागर होना चाहिए ना। पता चलना था 2003 से 2018 तक आपने क्या किया, 2018 से 2003 तक भूपेश बघेल जी ने क्या किया। चौधरी साहब देखिए, भूपेश बघेल जी का बयान जो है वो मुझे लगता है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ही तरीका है, प्रोपेगेंडा है। लगातार आप बयानों को देखिए, जब नक्सलवाद पर आक्रमण हुआ, नक्सलवाद पर हम कार्यवाही, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, भूपेश बघेल इस पिक्चर में कहीं नहीं थे। अमित शाह ने लोकसभा में ये बोला कि मैं बता दूं क्या, भूपेश बघेल जी से पूछ लीजिए, बाद में दिक्कत न हो जाए, तब भूपेश बघेल फ्रेम में आया। तो अमित शाह जी के पास कुछ चीजें थी, पहले बता देते ना, लोकसभा में बोलने की क्या जरूरत थी। ये तो मतलब पूरा फिर से पॉलिटिकल पूरा मामला उलझ गया। चौधरी साहब, बहुत स्पष्टता से बात है कि अमित शाह जी ने लोकसभा में बोला, और लोकसभा में इनके नेता माननीय राहुल गांधी जी थे जो उस दिन भाग गए थे, पलायन कर गए थे, उनको वहां होना था, या इनके कांग्रेस का कोई व्यक्ति लोकसभा में बात करता। भूपेश बघेल जी पराजित हुए किनसे? माननीय संतोष पांडे जी, सांसद है, हमारे मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने कहा आइए ना बात कर लेते हैं जिस भी मंच में, तो आ जाइए ना भूपेश बघेल जी, किसने आपको रोक करके रखा है? और आपके बयान दिखाते हैं ना, आप कहते रहे कि नक्सली जो है, नक्सलियों की आड़ में आदिवासियों को मारा जा रहा है, फर्जी मुठभेड़ का ट्वीट कर देते हैं, फिर पता चलता है तो उसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इनकी कांग्रेस पार्टी की एक महिला नेत्री जो है वो हिडमा के मारे जाने पे लाल सलाम लिखती है। क्या कार्रवाई की है? कुछ नहीं। मतलब आप लोग समर्थन उसका करते रहे। राहुल गांधी जी, जब हिडमा मारा तो दिल्ली में क्या हुआ? कितने हिडमा मारोगे, घर घर से हिडमा निकलेगा, उसको ट्वीट करते हैं। तो समझ में आता है कि परिस्थितियां क्या है। और झीरम कांड के सबूत आपके जेब में थे। अरे पूरा प्रदेश आपको चुनौती दे रहा है कि कोई डिबेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ झीरम कांड के सबूत ही निकाल करके बता दो। पूरा छत्तीसगढ़ जानना चाहता है कि आप जो जिस सबूत को ऐसे दिखाते थे, जेब में रखते थे, वो कहां पर चला गया, कहां गुम गया, जल गया, कांग्रेस पार्लियामेंट में। धर्मलाल कौशिक जी क्यों गए थे हाईकोर्ट उस जांच को रुकवाने के लिए, उसका भी जवाब दे दीजिए। फिर अगर ये बात आई तो फिर वहां तक भी जाएगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एनआईए जांच कर रही थी, केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही थी, उस विषय पर लगातार एक तरफ जांच हो रही है और उसको जांच को कंटिन्यू रखना है, बार बार डिस्टर्ब करना, अन्य माध्यम से डिस्टर्ब करने की कोशिश करना, परेशान करने की कोशिश करना, वो एनआईए करना था उसको, एनआईए एजेंसी वो जाती कोर्ट। कौशिक जी क्यों गए? सवाल वही तो हर बार कांग्रेस उठाती कि हम जांच कराना चाहते थे, आप लोग चाहते थे जांच मत हो। कांग्रेस के पास कोई सवाल नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता हूं। यदि झीरम के सबूत हैं, भूपेश बघेल जी ने कहा, सार्वजनिक कहा, सबके बीच में बार बार जनसभा में कहते थे, तो अभी सार्वजनिक करने में क्या आपत्ति है? अब तो नक्सलवाद भी समाप्त है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। जवाब लेता हूं। भाजपा की केंद्र में सरकार है, छोटा जवाब रखिए, बहुत लंबा, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता आपको चुनौती। साहू जी, भूपेश बघेल का सोशल मीडिया पोस्ट काफी चर्चा में है, जो उस वक्त के सुरक्षा सलाहकार केपीएस गिल के एक बयान का था। आप लोग क्या आरोप लगा रहे कि रमन सिंह नहीं चाहते थे या रमन सिंह की सरकार नहीं चाहती थी कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो? साहू जी, निश्चित तौर पर हमारा यह सीधा आरोप है कि डॉक्टर रमन सिंह नहीं चाहते थे कि इस प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त हो। यही कारण है कि नक्सली जो सरेंडर करते थे या जो पकड़े जाते थे, उनके पास से केवल भारमार बंदूक के अलावा कोई भी दूसरा अत्याधुनिक हथियार का नहीं मिलना, यह दर्शाता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं चाहते थे। डॉक्टर रमन सिंह जी का गृह जिला कवर्धा तक नक्सलवाद की अगर सूची में, प्रभावित जिले की सूची में शामिल हो जाता है, तो यह दर्शाता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी थी। झीरम को लेकर के ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। हमारा तो यह सीधा आरोप है कि उस झीरम घटना के लिए सीधा कोई जिम्मेदार था तो केवल और केवल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार जिम्मेदार थी। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने अगर हमारी परिवर्तन यात्रा को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की होती तो ये जो स्थितियां बनी, ये स्थितियां नहीं बनती। और आज जब नक्सलवाद समाप्त होने का दम भरा जा रहा है, तो वो जो नक्सली जो झीरम की घटना में शामिल थे, वो आज आपके पास हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो आप उनसे पूछताछ करेंगे कि नहीं करेंगे? झीरम का सच बाहर लाएंगे कि नहीं लाएंगे? उंगली खड़ा करना बंद कीजिए, पहले सुन लीजिए बात को। और जो बात आप भूपेश बघेल जी के बारे में कह रहे हैं, तो आपका नेता प्रतिपक्ष क्यों जांच को रुकवाने के लिए हाई कोर्ट जाता है और वहां पर याचिका दायर करने का काम करता है? 2023 में जब हाई कोर्ट कहती है कि एसआईटी का जो गठन हुआ है वो उचित है, तो उस पर जांच क्यों नहीं होती? सरकार बदल गई, एसआईटी अपना काम करती, क्यों आपने जांच नहीं किया? विधानसभा के अंदर डॉक्टर रमन सिंह जी की कार्यकाल के समय में सीबीआई जांच की घोषणा होती है, क्या आपने सीबीआई जांच कराई? तो झूठ बोलना, चीजों को ढकना, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है और वो भी आज यहीं पर दिख रही है। जी,
शर्मा साहब, क्या वाकई में इस आरोप में आपको कोई दम नजर आता है जो दोनों तरफ से आ रहा है कि वो सरकार ने प्रयास नहीं किया या इस सरकार ने प्रयास नहीं किया? आखिर कोई भी सरकार जिसके राज्य में बेगुनाह मारे जा रहे हों, जवान शहीद हो रहे हों, वो क्यों नहीं चाहेगी भाई इस नासूर को खत्म किया जाना चाहिए? शर्मा साहब देखिए, नक्सली हिंसा को हम यहाँ से देखते हैं, समझते हैं, तो एक जनताना सरकार चलना, जिसको गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि उनके अलग से वसूली भी होती है, टैक्स वसूली की बात है, पूरी सरकार उनकी चल रही थी, हर प्रकार गृह मंत्री भी बना रहे हैं, सब प्रकार के उनमें देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक किस तरह से पोस्ट बांटे हुए। उसके साथ ही साथ उस क्षेत्र में पुलिस वाले भी जाने से डरते थे, ये केपीएस गिल कह रहे हैं, क्योंकि हम अपने शब्दों में कोई बात कहें तो अलग हो जाएगी। गिल का साहब कह के गए हैं कि हाँ पुलिस वाले वहां जाने, नेता वहां जाने से घबराते थे। अभी अमित शाह पहले गृह मंत्री केंद्रीय हुए जो वहां तक गए, विजय शर्मा अब जा रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ नक्सलियों के क्या संबंध है? जो अमित शाह कह रहे हैं कि पंच सरपंच अपने को लेकर विधायक अपने बनाते थे, इस तरह से जो बातें आ रही है, जो अभी जो प्रमुख पॉइंट अजय भाई ने कही है कि जो वहां पे नक्सली नेता है अब आप समर्पण कर चुके हैं, वो क्या राज खोलेंगे, उनसे क्या जानकारी मिलेगी, किस नेता से किसके क्या संबंध है, कल वो बाहर आएंगे तो नक्सली क्या झीरम कांड के बारे में उनकी बातें क्या आती है, क्या आरोप लगाते हैं, या किसी राजनीतिक दल के संरक्षण में कोई बात कहते हैं, या निष्पक्षता से कोई बात है। बहुत सारी बातें हैं जो वो बता सकते हैं कि झीरम कांड के पीछे क्या कारण था, नाम पूछ के क्यों मारा गया, विकास की जो बात आती है। पहले की सरकार में तो राजनीतिक बात कहेंगे तो रमन सिंह कह रहे हैं केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिला। भूपेश बघेल का कहना है कि उस समय जो काम चल रहा था, हमने जो राज्य स्तर पर काम किया, केंद्र सरकार ने भूपेश बघेल सरकार के समय तक विभिन्न योजनाएं, जनमन योजना की बात करें, ग्राम उत्कर्ष योजना की बात करें, आकांक्षी जिलों की बात करें। भूपेश सरकार के समय यदि आर्थिक भ्रष्टाचार था तो आप देखोगे चुनाव के पहले आकांक्षी जिलों के पैसे की जांच के लिए केंद्रीय मंत्री आए हुए, तो उसमें क्या मिला, किस प्रकार से गड़बड़ियों की बात हो रही है? जी ठीक है चौधरी साहब, क्या वाकई में रमन सिंह सरकार के समय में केपीएस गिल को यह कहा गया था वेतन लो और मौज करो? क्योंकि कहा जा रहा है कि नक्सल की समाप्ति को लेकर गिल ने रोड मैप तैयार कर लिया था, लेकिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी। यही आरोप कल्लूरी के बस्तर आईजी रखते वक्त भी लगे थे कि उस वक्त भी नक्सलवाद खत्म हो जाता, लेकिन सरकार ने उन्हें आईजी पद से ही हटा दिया। देखिए, ये सारे जो आरोप हैं, ये सारे आरोप एक पेपर की कतरन है जिसको भूपेश बघेल जी हर बार निकाल लेते हैं। और गिल साहब ने जो आरोप लगाया या जो भी उन्होंने कहा है वो किस आधार पे केस कर दीजिए गिल साहब के ऊपर। आप झूठ बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, केस कर दीजिए गिल साहब के ऊपर। क्या नहीं, देखिए वो विषय है जो सरकार का विषय, सरकार उस पर जवाब दे। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद आप देखेंगे अभी की स्थिति में बात करें तो नक्सलवाद समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े। भूपेश बघेल जी क्या आरोप लगाते थे, ये सीआरपीएफ के हेलीकॉप्टर क्यों आते हैं, ये बार बार अमित शाह जो है वो बस्तर क्यों आते हैं, बार बार ये हेलीकॉप्टर में क्या नोट भर के लाए जाते हैं क्या? और एक सीधा सा प्रश्न है, झीरम 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 झीरम, बार बार भूपेश बघेल जी झीरम की रट लगा रहे हैं। झीरम में जो नरसंहार हुआ उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, ये छत्तीसगढ़ की जनता भी पूछना चाहती है। और छत्तीसगढ़ के जनता के मन में भी ये प्रश्न है कि आखिर फायदा किसको हुआ। आप केवल सिगुफेबाजी करने से नहीं चलेगा, और सारी बातें, तथ्य जो है वो समय आने पर सब सामने आने वाले हैं। और अमित शाह जी ने यदि लोकसभा में कहा है तो विश्वास रखिए, अमित शाह जी यदि तारीख देकर के जाते हैं 31 मार्च 2026, तो यदि उन्होंने लोकसभा में कहा है तो जरा इंतजार कर लीजिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन 1300 नक्सल को छोड़ने वाले ये लोग हैं। नंदिनी सुंदर के ऊपर से हत्या का आरोप हटाने वाले, उसका केस वापस लेने वाली कांग्रेस की। साहू जी क्या वाकई में नक्सलियों के समर्थक लोग थे? साहू जी क्या वाकई में नक्सलवाद पहले खत्म हो सकता था? और अगर माओवाद 40 साल तक छत्तीसगढ़ में फैला रहा तो उसके लिए यहाँ की सरकारें जिम्मेदार रही, फिर चाहे आपकी हो या भाजपा की, दोनों की सरकार जिम्मेदार। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के जो फंड आता था, रमन सिंह की जो नियत है वो उसमें डोल चुकी थी, और यही कारण है कि वो नहीं चाहते थे कि नक्सलवाद समाप्त हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज अपना सीना भले थपथपा ले, मैं तो ये कहूंगा अगर नक्सलवाद समाप्त हो गया तो डॉक्टर रमन सिंह जी तो बस्तर का दौरा करते नहीं है, उन्हें एनएसजी सुरक्षा दी हुई है, तो उसे वापस कब लेंगे? वहां से जो बटालियन है जहां पर नक्सलवाद समाप्त हो गया, वहां से फोर्स कब वापस आएगी? इन विषयों पर बात करें। साथ ही जो गांव नक्सल मुक्त होगा उसके विकास के लिए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो उस हिसाब से बस्तर के प्रत्येक गांव को 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। ये कब मिलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी। शर्मा साहब, क्या श्रेय की राजनीति इस उपलब्धि की गंभीरता को कम कर रही है? और दूसरी बात, आगे की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सुरक्षा, विकास या विश्वास, बहाली? क्योंकि अभी भी बस्तर को लेकर कई सारे सवाल ज्यों के त्यों बने हुए हैं। शर्मा साहब, आखिरी सवाल।
देखिए, श्रेय को लेकर राजनीतिक दल तो श्रेय के लिए बात करेंगे ही। जनता के बीच जाते कोई राजनीतिक दल कोई अच्छा काम कर रहा है तो श्रेय तो ले गए, और श्रेय वर्तमान को जाएगा। पुराने समय में यही बात आएगा किसने क्या किया और किसने इसके पक्ष में काम किया। तो काम तो सभी के पास है, लेकिन सफलता किसको मिली ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज, अब जो आवश्यकता है, जो विकास की वहां आवश्यकता है, गांव के लोगों को आज क्या राशन जो 35 किलो आम लोगों को गरीबों को दिए जा रहे हैं, वहां के लोगों तक घर तक पहुंच पाएगा क्या? उनको मिलेगा क्या? 1,000 रुपए जो महतारी वंदन का दे रहा है, बस्तर में कितने महिलाओं को मिल रहा है? जो एजुकेशन सिटी की बात हो रही है वो कब तक हो पाएगा? और जगदलपुर दंतेवाड़ा में जो कॉलेज की बात कही जा रही है वो कब तक हो पाएगा? तमाम प्रकार के जो विकास की बातें, चाहे बजट में आप देख लो ओपी चौधरी के, या केंद्र सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए देने की बात को अमित शाह ने फिर से लोकसभा में कहा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेसी कह रही है उसको लेकर के। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो बातें हो रही है तब जाके बस्तर की तस्वीर बदलेगी और वहां के लोगों में एक विश्वास पैदा होगा। अभी डर भय का वातावरण, मुंह खोलने के लिए आदिवासियों में भी उतनी शक्ति नहीं है। तो वो जो जब होगा, जनप्रतिनिधि जाएंगे, सरकार की वहां धमक होगी, तब जाके वहां के लोगों में एक विश्वास पैदा होगा। और जो जल जंगल जमीन की बात हो रही है उसके लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट, वनोपज, यही इनके माध्यम से ही वहां विकास का रास्ता ढूंढना चाहिए। ठीक है, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। जंगल चुप हैं मगर सियासत फिर बोल पड़ी। खून सूखा नहीं है पूरा और जीत के ढोल बज रहे हैं। ये कैसी फतह है जहां हर चेहरा खुद को हीरो बता रहा। जिस मिट्टी ने लहू पिया उसका नाम कौन गिना रहा। श्रेय की सोड़ में सच फिर से खो गया है। जिसने जान दी उसका जिक्र भी छोटा हो गया है। तख्तों की लड़ाई में जंगल फिर मुद्दा बन जाएगा। अगर भरोसा नहीं लौटा तो इतिहास फिर लौट आएगा। आप सभी से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।